नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आईएस आतंकियों के कब्जे से मोसुल आजाद, इराक सेना की बड़ी कामयाबी। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने किया जीत का ऐलान। भारत, अमेरिका और जापान का साझा युद्धाभ्यास। बंगाल की खाड़ी में होगा ताकत और तकनीक का प्रदर्शन। 17 जुलाई तक मालाबार अभ्यास। नागालैंड में फिर सियासी संकट। पूर्व मुख्यमंत्री जेलियांग का सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल को सौंपे 41 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 19 की मौत। असम में बाढ़ से करीब 5 लाख लोग बेहाल। केंद्र का हर मुमकिन मदद का भरोसा। और एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास। 12 गोल्ड समेत 29 पदकों के साथ पहले स्थान हासिल। T20 मैच में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 9 विकेट से हराया। और शुरुआत इराक से जुड़ी खबर के साथ, जहां इराकी सेना ने मोसुल शहर को आईएस आतंकियों से आजाद करा लिया है। मोसुल पर कब्जे के लिए इराकी सेना को 9 महीने तक संघर्ष करना पड़ा। सेना अब आतंकियों को पकड़ने के साथ उनके हथियार बरामद करने की कोशिश कर रही है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी का मोसुल में कुछ यूं स्वागत किया गया। मोसुल की आज़ादी का ऐलान करने खुद प्रधानमंत्री अबादी वहां पहुंचे। उन्होंने आईएस के गढ़ पर कब्जे को बड़ी जीत बताते हुए सेना की तारीफ की। रविवार को जीत का ऐलान होते ही इराकी सैनिकों ने मोसुल की सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। मोसुल की सभी सरकारी इमारतों पर अब इराक का ध्वज लहरा रहा है। والقضاء على داعش في اللحظات الأخيرة إن شاء الله. نحن في اللحظات الأخيرة. الدواعش حصروا أنفسهم. احنا خيرناهم بالسابق بين الاستسلام بين القتل. أكثر مختار القتل ما اختار. आतंकी संगठन आईएस की ये अब तक की सबसे बड़ी हार है। 3 साल पहले आईएस ने मोसुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पिछले करीब 9 महीनों से सेना और आतंकियों में संघर्ष जारी था। इराकी सेना पिछले साल अक्टूबर से आईएस लड़ाकों के खिलाफ थी। उनकी इस लड़ाई में अमेरिकी वायुसेना की मदद मिल रही थी। लड़ाई में शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। मोसुल पर 2014 से कथित इस्लामिक स्टेट का कब्जा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना आज से चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में साझा अभ्यास करेगी। हर साल होने वाले इस मालाबार अभ्यास में विमान वाहक पोत, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और दूसरे जंगी जहाज हिस्सा लेंगे। मालाबार अभ्यास 1992 से हर साल हो रहा है। ये संयुक्त अभ्यास भारत के अलावा कभी अमेरिका तो कभी जापान में भी होता है। इसका मकसद तीनों सेनाओं के बीच ऑपरेशन के दौरान बेहतर तालमेल और विश्वास बहाली है। 17 जुलाई तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान समंदर में ताकत के साथ तकनीक का भी प्रदर्शन होगा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के नजरिए से ये सैन्य अभ्यास बेहद अहम है। नागालैंड में राजनीतिक संकट फिर गहरा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री शिरोजेली लिजेत्सु को हटाकर नई सरकार बनाने का दावा किया है। जेलियांग ने इस बारे में राज्यपाल पीबी आचार्य को 41 विधायकों के समर्थन वाला एक पत्र भी कल रात सौंपा है। नागालैंड में सत्ताधारी नगा पीपुल्स फ्रंट में अंदरूनी संकट फिर गहरा गया है। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बनाए गए शिरोजेली लिजेत्सु को हटाने की उनकी ही पार्टी के ज्यादातर विधायकों ने मांग की है। इस बगावत की अगुवाई लिजेत्सु के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले टीआर जेलियांग ने की है। जेलियांग ने राज्य विधानसभा में 59 विधायकों में से 41 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उन्होंने राज्यपाल पीबी आचार्य को रविवार को पत्र लिखकर उनसे नगा पीपुल्स फ्रंट की नई सरकार जल्द से जल्द बनाने की बात कही है। जेलियांग ने पार्टी के 41 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी राज्यपाल को सौंपा है।
राज्यपाल को लिखे पत्र में ज़ेलियांग ने कहा कि एनपीएफ विधायक दल की 4 जून को हुई बैठक में 47 में से 34 पार्टी विधायकों ने उनका समर्थन किया। ज़ेलियांग ने यह भी दावा किया कि 7 निर्दलीय विधायकों ने भी उन्हें समर्थन दिया है, जिससे 59 में से उनके पास 41 विधायकों का समर्थन हो गया है। ज़ेलियांग का समर्थन करने वाले एनपीएफ के विधायक असम के काजीरंगा के एक रिजॉर्ट में डेरा डाले हुए हैं, जहां रविवार शाम उनकी बैठक हुई। पार्टी नेताओं ने बताया कि 33 विधायक ज़ेलियांग के समर्थन में हैं, जबकि 11 विधायक लिजित्सु और लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के समर्थन में हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री वाई पट्टोन, ऊर्जा मंत्री सी किपली सांगताम, वन मंत्री इन कांग एल इमचैन और पीडब्ल्यूडी मंत्री काइतो आई को बर्खास्त कर दिया है। लिजित्सु ने राज्यपाल से इन चारों को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार रात 11 संसदीय सचिवों और मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार टीआर ज़ेलियांग को भी बर्खास्त करने के आदेश जारी किए। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ राज्य भर में हुए प्रदर्शन के बाद ज़ेलियांग को 22 फरवरी को इस्तीफा देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल में फौरन राष्ट्रपति शासन लागू करने और तत्काल प्रभाव से अर्धसैनिक बल हटाने की मांग की है। गोरखा संयुक्त संघर्ष समिति के इस मार्च में सैकड़ों कार्यकर्ता शरीक हुए। वहीं कल दार्जिलिंग फिर हिंसा हुई, इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारी बीडीओ दफ्तर पर भी इन लोगों ने हमला किया। इस बीच 18 जुलाई को होने वाली पर्वतीय दलों की सर्वदलीय बैठक को 11 जुलाई यानी कल ही करने का फैसला किया गया है। दरअसल जीजेएम दावा कर रही है कि शनिवार को पुलिस गोलीबारी में उनके 4 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। जीजेएम ने अपने समर्थकों के मारे जाने के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। दार्जिलिंग में हिंसक प्रदर्शन के बाद से ही सेना और पुलिस सख्त निगरानी कर रहे हैं। For the creation of our 30th state within the Constitution of India, Gorkhaland, and this protest will not stop until we are carved out of West Bengal and we get our new state as Gorkhaland. पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हालात सामान्य हो गए हैं। बडरिया, बसिरहाट, स्वरूपनगर और देगंगा से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हालांकि इन इलाकों में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल प्रतिबंध जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश पहले ही जारी कर चुकी हैं। एहतियात के तौर पर अब भी सुरक्षा बल तैनात हैं, जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बशीरहाट हिंसा के मद्देनजर राज्य पुलिस ने बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया है। प्रशासन ने यहां कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें दक्षिण बंगाल के आईजी और उत्तर 24 परगना के एसपी भास्कर मुखर्जी भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने कल फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। उसने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नजदीक पुंछ सेक्टर में सेना के अग्रिम चौकियों और नागरिक इलाकों पर गोले दागे। सीमा पार से बिना उकसावे के ये गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने भी इसका करारा जवाब दिया। शनिवार को भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया था। इस दौरान 2 पाकिस्तानी जवान मारे गए और कई घायल हुए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को स्वयं और स्वयं प्रभा नाम के डिजिटल कोर्स कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच शिक्षा के स्तर की बढ़ती दूरी को कम करने की भी वकालत की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को स्वयं और स्वयं प्रभा नाम की सेवाओं का शुभारंभ किया। इसके जरिए कई पाठ्यक्रमों का डिजिटलीकरण कर उन्हें डीटीएच चैनल्स, टैबलेट्स और मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रपति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की विषमताओं को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ई शिक्षा इसमें बड़ा योगदान कर सकती है। The quality of teaching, learning process is the heart of higher education. We have seen huge differences in the quality of attainment levels in higher education between the urban and rural areas, between the states, and between the institutions within the states.
स्वयं और स्वयं प्रभा सेवाओं का उद्देश्य डिजिटल क्रांति के जरिए देश के दूर दराज के इलाकों में भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। स्वयं के पाठ्यक्रमों को 4 विभागों में बांटा गया है। इसमें वीडियो लेक्चर, विशेष तौर पर तैयार किए गए रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और ऑनलाइन डिस्कशन शामिल है। स्वयं का सबसे एक अच्छा कोर्स किया है, ऐसे और भी कोर्सेस हम करेंगे। वी विल नॉट ओनली रीच टू ईच स्टूडेंट एंड एम्पावर हिम मोर, वी विल अचीव आवर अल्टीमेट गोल ऑफ एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी, affordability and accountability through the technology revolution, and that is the aim. स्वयं प्रभा 32 DTH चैनलों का समूह है, जबकि स्वयं प्लेटफॉर्म के जरिए छात्र कभी भी और कहीं भी जरूरी जानकारी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। यह सभी कोर्सेज बिना किसी फीस के उपलब्ध होंगे। इसके तहत ऑनलाइन कोर्सेज पूरा करने वाले छात्रों को ये सभी कोर्सेज बिना किसी फीस के उपलब्ध होंगे। इसके तहत ऑनलाइन कोर्सेज पूरा करने वाले छात्रों को नेशनल एकेडमी डिपॉजिटरी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जाएंगे, जहां वो आशियाना भवन का उद्घाटन करेंगे। राजपुर रोड पर आशियाना भवन में कम लागत वाली 12 आवास इकाइयां हैं, जहां यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के अलावा उनके सचिवालय के अधिकारी ठहर सकते हैं। राष्ट्रपति पिछले साल सितंबर में ही आशियाना की मुख्य इमारत का उद्घाटन कर चुके हैं। आशियाना भवन के पुनर्निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल किफायती तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। इसमें राज्यों के विकास की रफ्तार को तेज करने के कदमों पर चर्चा होगी। बैठक में कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था, कारोबार सुगमता के आधार पर रैंकिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, ओलंपिक पदक लक्ष्य, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और राज्यों को ई मार्केट प्लेस के इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा। बैठक में राज्यों के मुख्य सचिवों, विशेष सचिवों और योजना सचिवों के होने वाले सम्मेलन पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री को 10 जुलाई को मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों के सम्मेलन में शिरकत करनी है। इस सम्मेलन में राज्यों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन और असमानता को दूर करने के तरीकों पर बात होनी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी से कर चुकाने को बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी का फायदा गरीबों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में महज 80 लाख करदाता हैं। रायपुर में आयोजित जीएसटी कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के जरिए ऑनलाइन प्रक्रिया की दिशा में आगे बढ़ने और आकलन पद्धति में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष कर पूरी दुनिया में प्रतिगामी माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 उपकर हो गए थे। पूरी दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव माना जाता है, और रिग्रेसिव इसलिए माना जाता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स कभी गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव नहीं करते। एक सोशल पॉलिसी टैक्सेशन की, जैसे मैंने कहा, प्रोग्रेसिव टैक्स की होती है कि अमीर से ज्यादा लो, गरीब से ना लो, मध्यम वर्ग से थोड़ा कम लो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसी गुंजाइश नहीं होती। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने विधायक दल की आज बैठक बुलाई है। लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई छापे के बाद होने वाली इस बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति तय होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी कुछ अहम फैसले ले सकती है। छापे को लेकर जहां आरजेडी को कांग्रेस का साथ तो मिला है, लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। उधर 11 जुलाई को जनता दल यू ने राज्य, जिला और प्रखंड स्तरीय नेताओं की बैठक बुलाई है। हालांकि इसका ऐलान पार्टी ने 2 जुलाई को हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ले लिया था, लेकिन ताज़ा हालात में ये बैठक भी अब अहम मानी जा रही है। अहमदाबाद में कपड़ा व्यापारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। व्यापारी 5% जीएसटी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 3 बड़े कपड़ा बाजारों के व्यापारी संगठनों की बैठक में इसका फैसला लिया गया। जीएसटी के दायरे में आने के बाद कपड़ा व्यापारी नाराज हैं। वहीं सूरत के कपड़ा व्यापारी बीते 1 हफ्ते से हड़ताल पर हैं। यहां कल हुए विरोध प्रदर्शनों में हजारों व्यापारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने
प्रदर्शनकारियों को केंद्र सरकार से बातचीत करके मामला सुलझाने की अपील की है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Face the British people so that they leave the country. We fought like anything. We joined army because of that. कि हमारे हिंदुस्तान के लीडरों ने जो कुर्बानियां दी हैं मुल्क की आज़ादी के लिए, आज की नस्लें उन कुर्बानियों को याद रखें और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ करके शानदार बनाने की कोशिश करें। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। और अब बात मौसम की। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। कल बाढ़ की चपेट में आने से करीमगंज जिले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इससे मरने वालों का आंकड़ा 26 हो गया है। राज्य के 15 जिलों के करीब 5 लाख लोग बेहाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बात करके हालात की जानकारी ली और केंद्र की पूरी मदद का भरोसा दिया। उधर अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई निचले इलाके डूब गए हैं। आसमान से बरसती आफत ने असम को डुबो दिया है। आधा असम जलमग्न है। दूर दूर तक मैदान का नामो निशान नहीं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं। डूबते को बस नाव का सहारा है। हजारों लोग राहत शिविरों में पनाह ले रहे हैं। आम जनजीवन बीते कई दिनों से ठप है। इतना खतरा में आदमी लोग पड़ा हुआ है रास्ता में, लेकिन कोई तिरपाल नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया। ये तो बहुत खतरा बात हो गया। लेकिन वो भी क्या करो, आदमी लोग तो बिना खाने से मर रहा है अभी। असम की तरह पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मणिपुर में भारी बारिश तबाही के निशान छोड़ गई है। यहाँ सबसे बुरा असर कच्चे मकानों में रहने वालों पर पड़ा है। इस प्राकृतिक आपदा ने उनका सब कुछ छीन लिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अधिकारियों को जल्द से जल्द पीड़ितों के पुनर्वास का निर्देश दिया है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। सड़क संपर्क भी टूट गया है। देश के दूसरे इलाकों में भी मॉनसूनी बारिश का दौर जारी है। कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश देखी जा रही है। इससे कई नदियां उफान पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने और तेज आंधी के कारण 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। इनमें से 16 लोग बिहार के 7 जिलों के हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और तेज आंधी की चेतावनी जारी की है। इस बीच राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। मरने वाले 19 लोगों में 3 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के बलिया के थे। राज्य के कई इलाकों में कल भारी बारिश हुई। यहाँ घाघरा और शारदा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। श्रीलंका में मछली पकड़ने से जुड़े नए कानून के खिलाफ तमिलनाडु के मछुआरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। रामेश्वरम समेत कई जगहों पर मछुआरों ने अपनी नाव समुद्र में ले जाने से इनकार कर दिया है और भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। श्रीलंका में भारतीय मछुआरों को अपने इलाके में मछली पकड़ने से रोकने के लिए नया कानून बनाया गया है। इसके तहत पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी में श्रीलंकाई जल सीमा के अंदर पकड़े जाने पर न सिर्फ मछुआरों की नाव और उपकरण जब्त होंगे, बल्कि उन्हें 2 साल जेल की सजा के अलावा 20,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा।
पाकिस्तान ने 78 भारतीय मछुआरों को रविवार को रिहा कर दिया। कराची के लांधी जेल से मछुआरों को रिहा किया गया। रिहा किए गए मछुआरों के आज भारत पहुंचने की संभावना है। सिंध के गृह विभाग के अधिकारी नसीम सिद्दीकी के मुताबिक 298 भारतीय मछुआरे अब भी जेल में बंद हैं। उनकी नागरिकता की पुष्टि किए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अक्सर दोनों देशों के मछुआरे गलती से एक दूसरे के समुद्री क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से मछुआरों को अक्सर हिरासत में लिया जाता है। भारत ने 22वीं एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा करके इतिहास रच दिया है। भुवनेश्वर में 4 दिन चले टूर्नामेंट में भारत ने 12 स्वर्ण, 5 रजत और 12 कांस्य समेत 29 पदक हासिल किए, जबकि चीन पदक तालिका में दूसरे नंबर पर रहा। कल आखिरी दिन ही भारत ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। महिलाओं के 800 मीटर दौड़ में अर्चना जाधव ने 2 मिनट 5 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की हेप्टाथलॉन में भारत की स्वप्ना बर्मन ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों की 4 गुना 400 मीटर रिले टीम ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। तो बात क्रिकेट की। T20 मैच में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 9 विकेट से हरा दिया है। टीम इंडिया के 191 रनों का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 18.3 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर 194 रन बना लिए। वेस्टइंडीज की तरफ से इवन लुइस ने तूफानी बल्लेबाजी की। लुइस ने 125 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। लुइस ने T20 करियर का दूसरा शतक जमाया है। उन्होंने दोनों ही शतक भारत के खिलाफ लगाए हैं। भारत की ओर से दिनेश कार्तिक ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 39 रनों की पारी खेली। इसके अलावा पहला T20 मैच खेल रहे ऋषभ पंत ने 38 रन बनाए। आगामी श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय स्टेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। दोनों टीमों के बीच 26 जुलाई से 3 टेस्ट खेले जाएंगे। रोहित शर्मा की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। उन्हें करुण नायर की जगह टीम गया है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी टीम में जगह मिली है। मोहम्मद शमी की भी टीम में वापसी हुई है। पहला टेस्ट मैच 26 जुलाई से गाले में, दूसरा टेस्ट 3 अगस्त से कोलंबो में, जबकि तीसरा टेस्ट 12 अगस्त से कैंडी में खेला जाएगा। विराट कोहली टीम का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली में रविवार को छठी युवा स्लम दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन की शुरुआत हरिनगर बस डिपो से हुई, जो जनकपुरी में डीडीए स्टाफ पर जाकर खत्म हुई। इस मैराथन में कई युवा धावकों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री जयंत सिन्हा, लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा समेत कई नेता मौजूद थे। स्लम युवा दौड़ खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्लम को गोद लेने की मुहिम का हिस्सा है। दिल्ली को 14 भागों में बांटा गया है। उन 14 भागों के अंदर हम समझ रहे थे 1-1 हजार बच्चा दौड़ में भाग लेगा, पर आप देखिए बच्चों के अंदर उत्साह कितना है। हर दौड़ के अंदर 5-5 हजार बच्चा स्लम का आ रहा है। हमने इस स्कीम को नाम दिया है अडॉप्ट अ स्लम, स्लम युवा दौड़, यानी कि 1-1 स्लम को हमको गोद लेना है। पूर्व कैबिनेट सचिव और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत नरेश चंद्रा का निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। उन्होंने बीती रात करीब 10 बजे गोवा के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 1956 बैच के IAS अधिकारी नरेश चंद्रा 1990 से 1992 के बीच कैबिनेट सचिव रहे। इसके बाद 1996 से 2001 तक उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी निभाई। नरेश चंद्रा को 2007 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कहते हैं कुछ कलाकारों के आगे उम्र भी कभी आड़े नहीं आती। ज़ोहरा सहगल ऐसी ही अभिनेत्री थी जिन्होंने लंबे समय तक फिल्मों और रंगमंच में अपनी बेमिसाल अदाकारी से सभी के दिलों पर राज किया। आज इस महान अदाकारा की पुण्यतिथि है। आइए याद करते हैं ज़ोहरा सहगल को। ज़ोहरा सहगल, कहते हैं उनके चेहरे की झुर्रियों में भी बचपन झलकता था। शर्माए का है, घबराए का है, सुन मेरे राजा, ओ राजा आजा आजा आजा, शर्माए का है। उनकी हंसी
उनका चहक कर बात करना और किस्से कहानी सुनाने का अंदाज सब में एक जिंदा दिली थी। ज़ोहरा सहगल का हिंदी फिल्मों में अहम योगदान रहा। आवारा का ड्रीम सीक्वेंस डांस उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। मुझे पता है। आपको पता है? वैसे तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है लड़की बड़ी सोनी है, खानदानी है, मुझे पसंद है। पर बीजी हमने तो विक्रम को लिखा। अरे तो तूने जबान थोड़ी दी थी उसे। अरे बात तो समझ, इसे किसी से प्यार हो गया है। 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम में चुलबुली दादी की भूमिका में उन्हें काफी पसंद किया गया। ना कच्ची उम्र है, पड़े ना उसका साया, पास न जाना, छू न जाए, रोग लगेगा भारी। 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिग्गज अभिनेत्री ज़ोहरा सहगल पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम विरासत आप YouTube पर भी देख सकते हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। IS आतंकियों के कब्जे से मोसुल आजाद, इराक सेना की बड़ी कामयाबी, प्रधानमंत्री हैदर अल अब्बादी ने किया जीत का ऐलान। भारत, अमेरिका और जापान का साझा युद्ध अभ्यास, बंगाल की खाड़ी में होगा ताकत और तकनीक का प्रदर्शन, 17 जुलाई तक मालाबार अभ्यास। नागालैंड में फिर सियासी संकट, पूर्व मुख्यमंत्री ज़िलियांग का सरकार बनाने का दावा, राज्यपाल को सौंपा 41 विधायकों के समर्थन का पत्र। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 19 की मौत, असम में बाढ़ से करीब 5 लाख लोग बेहाल, केंद्र का हर मुमकिन मदद का भरोसा। और एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास, 12 गोल्ड समेत 29 पदकों के साथ पहला स्थान हासिल। T20 मैच में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को 9 विकेट से हराया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मीडिया मंथन। नमस्कार।